अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह वो है kinetic principles and stability testing of the medicines, and this is very practical subject, practical topic used in pharmaceutical industries. हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में अभी कुछ डिस्कस करते हैं कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है। सेकेंडली हमारी कुछ जो डिग्रेडेशन होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वो क्यों होती है, उनके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, काइनेटिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, और फिर हम ये भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स जो लिखे हुए देखते हैं, जैसे कि कीप अवे फ्रॉम द लाइट, कीप इन अ वेल क्लोज कंटेनर, तो उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये कुछ काइनेटिक प्रिंसिपल्स, कुछ केमिकल फैक्टर्स, कुछ फिज़िकल फैक्टर्स जो हमारी प्रोडक्ट को डिग्रेड करती हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंटेंट्स हमने जो डिस्कस करना है, सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की डेफिनेशन। इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनके दरमियान आपको फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए। एक है शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज़ एक्सपायरी डेट। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेडिसिन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जो फैक्टर्स हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। First one is chemical factors, the second one is physical factors, or third one is also we can say microbiological stability. Microbiological stability यानी कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ये जो ग्रोथ है ये भी कुछ केमिकल फैक्टर्स की वजह से जो है वो इनिशिएशन होती है। तो हम ये कुछ केमिकल फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस है, और डिफरेंट हमारे पास पॉलीमराइजेशन है, आइसोमराइजेशन है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर हम कुछ स्टेबिलिटी टेस्टिंग या स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में भी लास्ट में पढ़ेंगे, और फिर कुछ फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि ये केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स को कौन सी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। अगर इन फैक्टर्स को आप रिड्यूस कर लें या प्रिवेंट कर लें तो आप ये केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स से बच सकते हैं। जब केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स कम होंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ रहेगी। प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रग स्टेबिलिटी. व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रग स्टेबिलिटी? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस टू रिमेन in its specified established limitations specifications. यानी कि ये किसी भी एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी है कि वो अपनी आइडेंटिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी बरकरार रखे हुए। आपने अगर बताया हुआ है कि ये मेडिसिन जो है वो 250 मिलीग्राम पैरासीटामॉल या 500 मिलीग्राम पैरासीटामॉल है, सो जब आप खाएं, जब आपने प्रोडक्ट बनाई है और जब पेशेंट जो है वो प्रोडक्ट खा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी बिल्कुल वही हो जो प्रोडक्शन के दरमियान थी, प्रोडक्शन के बाद थी। ठीक है, कोई और प्रोडक्ट ना बन जाए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट की कोई केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाए और वो प्रोडक्ट ही डिफरेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। सो ये जो स्टेबल प्रोडक्ट होगी, what is the stable product? The stable product will be referred as the product which will retain its identity, its quality, its purity and its strength in a specified period of time. एक सर्टेन टाइम तक जो है वो अपनी ये सारी चीज़ें रिटेन करेगी। ठीक है, और it is also referred to as the resistance of the drug to various chemical, physical and microbiological reactions that may change the original properties of the preparations during the transport up to the use. ट्रांसपोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिसिन बनी है और बनने के बाद जो है वो आपने ट्रांसफ़र करनी है वेयर हाउस पे, वेयर हाउस से पेशेंट तक जानी है, तो ट्रांसपोर्ट के दरमियान ना ख़राब हो जाए, या फिर वेयर हाउस में रखी हुई है या फिर रिटेल स्टोर में रखी हुई है या पेशेंट के घर में रखी हुई है, तो ड्यूरिंग द स्टोरेज भी ख़राब ना हो, और जब तक यूज़ करनी है तब तक जो है इसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी जो है ये बरकरार रहे। सो ये बरकरार रहने के लिए
ये दो फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स या माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, ये जो है इसको रेजिस्ट करें, इन फैक्टर्स से ये इफ़ेक्ट ना हो। सो क्वांटिटेटिवली ड्रग स्टेबिलिटी को आप शेल्फ लाइफ की फॉर्म में भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो शेल्फ लाइफ और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो है एक्सपायरी डेट। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट में बस एक सिंपल फ़र्क है। एक्सपायरी डेट तो एक स्पेसिफिक डेट है, एक स्पेसिफिक तारीख़ है जो कि उसके ऊपर लिखी हुई है। उस तारीख़ के बाद जो है आप दवाई को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दवाई को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिकॉज उस दवाई की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी जो है वो ख़राब होगी। Both quality and safety of the medication after the expiry date will be changed, can be changed. शेल्फ लाइफ क्या है? शेल्फ लाइफ है कि जिस दिन प्रोडक्ट बनी है, मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट के दरमियान जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है, इट इज़ रेफर टू एज शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम दैट पासिस बिटवीन व्हेन द ड्रग इज़ मेड एंड द एक्सपायरेशन डेट। और ये जो टाइम है, जो शेल्फ लाइफ है, ये इट इज़ असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करेगा और मैन्युफैक्चरर भी कुछ टेस्टिंग करने के बाद ही डिसाइड करता है। ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। किसी मेडिसिन की जो है वो 1 साल है, किसी की 2, किसी की 3 साल है, तो इसमें फ़र्क क्या है, कहाँ से फ़र्क आया? तो क्या रीज़न है कि किसी को 2 साल, किसी की 3 साल जो है वो शेल्फ लाइफ जो है वो प्रिडिक्ट की हुई है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट में? एक्सपायरी डेट एक सर्टेन डेट है जिसके बाद क्वालिटी और सेफ्टी ऑफ द मेडिसिन इज़ नॉट इंश्योर्ड, एंड शेल्फ लाइफ इज़ द टाइम पीरियड, द टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर मेडिसिन अपनी क्वालिटी को, अपने टेक्सचर को, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखेगी। ठीक है, A drug that has exceeded its shelf life might be safe for consumption, but its quality is not guaranteed. तो एक फ़र्क जो शेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट में है वो ये है कि शेल्फ लाइफ खाली क्वालिटी को इंश्योर करती है, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड जिसमें क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन जो है वो बरकरार रहेगी, जबकि एक्सपायरी डेट जो है वो एक्सपायरी डेट से पहले पहले अगर आप खा लेते हैं तो क्वालिटी और सेफ्टी, बोथ द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द मेडिकेशन और द ड्रग इज़ गारंटीड। सो इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि एक सिर्फ क्वालिटी को डील कर रही है और एक जो है वो क्वालिटी, पोटेंसी एंड सेफ्टी। क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो हम पोटेंसी, क्वालिटी को एज अ पोटेंसी के तौर पे भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, शेल्फ लाइफ जो है हमारी कुछ स्टोरेज कंडीशंस की वजह से जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये स्टोरेज कंडीशंस आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ फिज़िकल केमिकल फैक्टर्स हैं जैसे कि हीट है, लाइट है, मॉइस्चर है, तो ये आपकी प्रोडक्ट को ख़राब भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो शेल्फ लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। और इसी तरीके से एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी डेट के अंदर भी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो एक्सपायरी डेट के बाद जो है वो टॉक्सिक हो जाती हैं। सम मेडिकेशंस माइट रिटेन पोटेंसी, कुछ जो है वो अपनी पोटेंसी बरकरार भी रख सकती हैं, कुछ सेफ भी हो सकती हैं। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि एक्सपायरी डेट के बाद कोई आपके पास गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। अगर आपने कोई दवाई खाई है जो कि एक्सपायर्ड है, एक्सपायरी डेट जो है गुजर गई है, और अगर आपके अंदर खुदा न खास्ता कोई मसला आ गया है, तो फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, सो ऑलवेज चेक विद योर फार्मासिस्ट बिफोर टेकिंग स्पेसिफिक मेडिकेशंस। सो अब स्टेबिलिटी के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी तीन तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे: केमिकल, फिज़िकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी जैसे पहले भी जिक्र किया कि जो स्टेबल प्रोडक्ट है, इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी वायबल एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो रही। ज़्यादातर ये लिक्विड डोजेज फॉर्म्स के अंदर जो है सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, हमारी सॉल्यूशंस हैं,
जिसमें लिक्विड्स का इस्तेमाल है, वाटर का इस्तेमाल है, उसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली ग्रो कर जाते हैं। सो केमिकल और फिज़िकल को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम स्टेबिलिटी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई वी स्टडी द ड्रग स्टेबिलिटी, क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों है, यानी इसका स्टेबिलिटी को पढ़ने का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम इंश्योर करवा रहे हैं कि पेशेंट की सेफ्टी जो है वो बरकरार रहे। हम स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ भी क्यों रहे हैं इस वक्त, ये जो टॉपिक है, और फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में करते क्यों हैं, ताकि हम पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करें। सेकेंडली एक ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, ताकि ये बाय द लॉ, ड्रग लॉ जो है वो भी ये मैंडेटरी है कि आप जो है इसके ऊपर टेस्टिंग करें और प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो मेंशन करें कि क्या इसकी शेल्फ लाइफ या इसकी एक्सपायरी डेट है। एंड थर्ड वन इज़ कि टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक रिपरकशंस, यानी कि अगर आपने प्रॉपर स्टेबिलिटी टेस्टिंग की भी है तो आपको इकोनॉमिकली भी नुकसान नहीं होगा। मेडिसिन आपकी अगर प्रॉपर टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजरी भी है तो फिर वो ख़राब भी नहीं होगी, और जब ख़राब नहीं होगी तो फिर ड्रग को, जो कि कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ड्रग रिकॉल जो है वो भी कम होगा या नहीं होगा। सो फाइनेंशियल लॉस जो है ड्रग रिकॉल के अंदर ये होता है कि अगर मेडिसिन जो है वो रखे हुए ख़राब हो गई है ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या रिटेल सेटअप के ऊपर, मेडिसिन पड़ी ख़राब हो गई है, तो फिर वो इंडस्ट्री को सारी मेडिसिन जो है वो वापस भेजी जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो क्रिएट करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो अगर आप अच्छी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, स्टेबिलिटी को स्टडी करते हैं, तो फिर ये इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल लॉस जो है इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी। इसको हम इंडिविजुअली जब ईच केमिकल और फिज़िकल फैक्टर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम डिटेल से हर फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इफ़ेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्ट को। सो हम वो जो फैक्टर्स हैं जो आगे पढ़ने लगे हैं, वो फैक्टर्स असल में करते क्या हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट का एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया या आपके एक्सीपिएंट्स हैं। एक्सीपिएंट्स होते हैं जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी फार्मूलेशन का खाली बल्क क्रिएट करने के लिए या अपीयरेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, या सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन फिज़िकल पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो ये जो कुछ फैक्टर्स आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, ये फैक्टर्स हमारी प्रोडक्ट के एक्सीपिएंट के साथ या एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन जो है वो उसको कॉज करवाते हैं। हमारे प्रोडक्ट और कंटेनर के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो जो चीज़ आपने स्टडी करनी है उसके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स की स्टेबिलिटी को चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि इंग्रेडिएंट्स का आपस में कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, आपका इंग्रेडिएंट्स और एक्सीपिएंट्स का आपस में कोई नेगेटिव इंटरेक्शन तो नहीं है, और फिर आपके जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कंटेनर के साथ, जो पैकिंग कंटेनर है, जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं या एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं पैकिंग के लिए, उसके साथ कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। अगर इंटरेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है आप वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोई अल्टरनेट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फाइनली हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, कुछ जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। सो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उनकी क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ बोथ को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। So these are the factors, the chemical and physical factors, जो कि हम अभी डिटेल से पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। फर्स्ट वन जो है वो हम केमिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम फिज़िकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल फैक्टर्स, एक जनरल बात इसके बारे में ये है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये थोड़े स्लो रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ये रिएक्शंस परमानेंट होते हैं और ये रिएक्शंस मैक्सिमम डैमेज जो है आपकी प्रोडक्ट को जो है वो कॉज करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल फैक्टर्स। ठीक है। फिज़िकल फैक्टर्स भी अगेन आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके अंदर।
इन फैक्टर्स के आगे भी कुछ सब आप उसके पैरामीटर्स कह सकते हैं, कुछ और इनके पैरामीटर्स हैं जो कि इनको इफ़ेक्ट करेंगे फिज़िकल फैक्टर्स को, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिक चेंज है, पॉलीमराइजेशन या डायमराइजेशन, दो मॉलिक्यूल्स का या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलके एक पॉलीमर और एक लंबी चेन बना देना, लाइट के साथ डिग्रेडेशन, ठीक है। सो लाइट एक फिज़िकल फैक्टर है, लेकिन लाइट की वजह से जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस अंदर हो रहा है, जो केमिकल लेवल पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जो प्रोसेस हो रहा है, वो फोटो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है। मॉइस्चर एक फ़िज़िकल फैक्टर है, एक फ़िज़िकल आप मॉइस्चर को जो है वो चेक कर सकते हैं, और मॉइस्चर की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल ब्रेक डाउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो एनवायरमेंटल कंडीशन में ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, सो ऑक्सीजन आपकी प्रोडक्ट के अंदर रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कॉज कर सकती है, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें केमिकल फैक्टर्स हैं और फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो कि हम बारी बारी अब डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम केमिकल फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस क्या है? इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑफ कंपाउंड ऑफ ड्रग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है व्हेन इट इज़ रिएक्टेड विद वाटर, ठीक है। सो अगर आपकी प्रोडक्ट मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में है या फिर उसके अंदर पानी गिर गया है, किसी वजह से भी मॉइस्चर जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकता है। आपकी वाटर जो है आपकी प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकता है बाय ब्रेकिंग द मॉलिक्यूलर बॉन्ड। आपकी जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होंगे उनके आपस में बॉन्ड्स बने हुए हैं, वो बॉन्ड्स जो ब्रेक हो सकते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब वाटर के दो हिस्से हैं, वाटर के दो पोर्शन हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन आइंस अलहदा हो जाता है और एक हाइड्रोक्सिल आइंस जो है वो अलहदा हो जाते हैं। अगर हाइड्रोजन आइंस के साथ रिएक्ट कर रहा है आपका मॉलिक्यूल, आपका सब्सटेंस एक्टिव इंग्रेडिएंट, और उसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक एसिड कैटालाइसिस। अगर हाइड्रोजन आयन के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और अगर हाइड्रोक्सिल आइंस ऑफ द वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है या हाइड्रोक्सिल आइंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो वो स्पेसिफिक बेस कैटालाइसिस कहलाएगा। यहाँ स्पेसिफिक का वर्ड जो है यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे जनरल एसिड कैटालाइसिस भी है और जनरल बेस कैटालाइसिस भी है, ठीक है। सो स्पेसिफिक एसिड कैटालाइसिस जो है, इट इज़ ऑलवेज द ब्रेकेज एंड कैटालाइसिस ऑफ द बॉन्ड due to the presence of hydrogen ions on and the catalysis of the molecular bonds due to the presence of hydroxyl ions, it is called as specific base catalysis, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। सो इसमें अब तक जो डिस्कशन हुई है वो ये है कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आपका मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो हैं आपके सब्सटेंस के वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ कैप्सूल्स के साथ जब उनको पैक किया जाता है वेल क्लोज कंटेनर के अंदर, तो एक स्मॉल पैकेट सिलिका जेल का पैकेट भी साथ ऐड किया जाता है। वाई इज़ दैट कि मॉइस्चर जो है वो डिग्रेड ना कर दे आपकी कैप्सूल शेल्स को। आपकी जो प्रोडक्ट है उसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखा जाता है, ख़ासतौर पर सॉलिड डोजेज फॉर्म को, या फिर एल्यूमिनियम के जो आपने देखे होंगे ब्लिस्टर्स, या फिर जो जैसे पेनाडोल एक कॉमनली एल्यूमिनियम ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर आती है। सो वो क्या है एल्यूमिनियम, वो वाटर को प्रिवेंट करता है ख़राब होने से, आपकी प्रोडक्ट को बचाता है। सो वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर या वेल क्लोज्ड वेल सील्ड एल्यूमिनियम एलो ब्लिस्टर के अंदर जो है हमारी प्रोडक्ट को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है
या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो या वाटर वेपर्स हों या फिर किसी भी और तरीके से मॉइस्चर हमारी प्रोडक्ट के अंदर, लेट्स से कि हम कोई सिरप्स बना रहे हैं तो सिरप्स के अंदर जो है वो वाटर पहले से प्रेजेंट होता है, और वाटर क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर डिग्रेडेशन के चांसेस जो हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से बढ़ जाते हैं। फिर हम उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं ताकि वाटर की वजह से और डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो ना हो या स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, सो हमारी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है इट इज़ ड्यू टू द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डेरिवेटिव ड्रग्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन जो है वो हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। ठीक है, सो ये आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल फार्मूला नज़र आ रहा है। सो इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल आयंस अलहदा हो सकते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये अलहदा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द वाटर ये रिएक्ट करके H2O बना देगा और यहाँ कोई और आयन जो है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस के चांसेस होते हैं इनके अंदर। तमाम केमिकल फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो डिग्रेडेशन है वो हाइड्रोलिसिस की है। आगे हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन की भी इतनी ही पोटेंशियल है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस का है। और हाइड्रोलिसिस भी उन ड्रग्स के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, नेक्स्ट नंबर में हमारे पास एमाइड्स हैं, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे एमाइड्स हैं और एमाइड्स रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आगे, बल्कि मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता हूँ। तो ये आपके सामने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है आपको, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। इस पर हम एक बीटा लैक्टम रिंग है 4 मेंबर्ड, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर्स में। आपको जो है ये केमिकल इसकी SAR और केमिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ये सारी आपने पढ़नी है। सो ये पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये पेनिसिलिन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है और ये जो है वो रिएक्ट कर सकता है आपके कंपाउंड्स के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये इसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस की आगे कुछ मेन क्लासेस जो है ये मेंशन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ द ईस्टर ग्रुप, इट हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल। ठीक है, ये आपको ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ईस्टर ग्रुप है, COOR ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। सो ईस्टर ग्रुप जो है वो डिग्रेड हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और साथ अल्कोहल जो है ये प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि ईस्टर आपकी ऐसी ड्रग जिसके अंदर ईस्टर सब्सटेंस है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और साथ अल्कोहल बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर फिर आगे जो है वो डिग्रेड हो सकता है। अच्छा, एमाइड्स के ईस्टर के बाद जब एमाइड्स कुछ आ जाते हैं तो एमाइड्स का भी यही है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। Amides tend to be more stable to hydrolysis than corresponding esters। तो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा डिग्रेड हो रहा है, फिर उसके बाद ईस्टर्स हैं, फिर उसके बाद एमाइड्स हैं। एमाइड्स थोड़े से रेजिस्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्स। तो एमाइड्स की जो हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ईस्टर्स की ज़्यादा है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हमारी पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है और ये इनकी डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन प्रोसेस को जो है ये इनिशिएशन करवाता है। प्रोटीन्स की जो डिग्रेडेशन है उसको पता है आपको, जैसे प्रोटियोलाइसिस कहते हैं। प्रोटियोलाइसिस क्या होता है, इसके अंदर असल में एमाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, जो प्रोटीन के अंदर एमाइड बॉन्ड होता है
वो ब्रेक होता है। एक सेकेंड, इसकी मैं एग्जांपल आपको भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सामने आपके, ये प्रोटीन का एक एमाइड बॉन्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एमाइड बॉन्ड है। सो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक बन जाता है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो गए। फिर फर्दर जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर प्रोसेस जो है इसका कंटिन्यू होगा। तो फिर एक हमारे पास इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर एमाइन जो ग्रुप है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से एमाइड जो है वो डिग्रेड होता है, प्रोटियोलाइसिस होती है, प्रोटीन की, पेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो ब्रेक डाउन होती है और इसको हम डीएमाइडेशन भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो साइड चेन है उसकी एमाइड बॉन्ड की, जो अमीनो एसिड के अंदर जो साइड चेन है उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। हाइड्रोलिसिस की वजह से इनकी डीएमाइडेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन है हमारा फैक्टर्स विच अफेक्ट द हाइड्रोलिसिस। तो जिस तरह मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि हम हर फैक्टर के आगे कुछ सब फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इस केमिकल, इस हाइड्रोलिसिस को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले मॉइस्चर अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगी, ऑब्वियस सी बात है। जितनी ज़्यादा वाटर अवेलेबल है उतनी ज़्यादा चांसेस हैं हाइड्रोलिसिस के। पीएच के अंदर ये बात मैंने आपको बताई थी कि एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस भी है और बेस कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस भी है। ठीक है, सो इसके अंदर एक ये जनरल ट्रेंड जो हमें देखा जाता है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है व्हेन द पीएच इज़ डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब पीएच लो होगा तो एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी और एसिड की वजह से जो कैटालाइसिस हो रही है, या एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो हो रही है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब पीएच इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो बेसिसिटी बढ़ रही है। बेसिसिटी बढ़ रही है तो फिर बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो पीएच अगर कम हो रही है तो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस हो रही है और अगर बढ़ रही है तो बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सिमिलरली टेम्परेचर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी जो है वो कम रिक्वायर्ड होगी। जितनी टेम्परेचर कम होगा उतना रिएक्शन को कॉज करवाने के लिए एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट कोरिलेशन है। सिमिलरली टाइप ऑफ सॉल्वेंट, जैसे जैसे आप वाटर, क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, जैसे जैसे वाटर से आप दूर हटते जाएं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ चलते जाएं तो फिर हाइड्रोलिसिस जो है वो डिक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये कुछ टाइप्स हैं हाइड्रोलिसिस की। जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर हाइड्रोलिसिस, ईस्टर ग्रुप जो है वो हाइड्रोलिसिस हो रही है। एमाइड ग्रुप जो है उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बन रहा है। एमाइड जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन बनता है। ठीक है, तो एक तो हम डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स जिनकी हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी बेस पे डिवाइड कर सकते हैं टाइप को। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस या स्पेसिफिक बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन आयंस की वजह से कैटालिसिस हो रही है तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। और अगर स्पेसिफिकली हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से कोई आपके मॉलिक्यूल के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। अदर देन हाइड्रोजन, H प्लस आइंस और OH नेगेटिव आइंस, अगर अदर देन कोई और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आपकी प्रोडक्ट के अंदर कैटालिसिस करवा रहे हैं, अगर पॉजिटिव आइंस जो है वो कैटालिसिस करवा रहे हैं तो फिर वो कहलाएगा जनरल एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। और कोई से नेगेटिव आइंस, आपको नेगेटिव स्पीशीज़, बेसिक स्पीशीज़ आपकी प्रोडक्ट को डिग्रेड कर रही हैं तो वो कहलाएगा जनरल बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा कुछ आगे आयनिक हाइड्रोलिसिस भी हैं जिसके अंदर व्हेन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस दे इंटरैक्ट एंड दे प्रोड्यूस अल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशंस, तो ये कहलाएगा आयनिक हाइड्रोलिसिस। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस जो है वो स्लो क्लीवेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड इट इज़ स्लो प्रोसेस। मॉलिक्यूलर लेवल पर
आपका जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। सो ये स्लो प्रोसेस है लेकिन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस। आयनिक हाइड्रोलिसिस में आ जाएगा जब वीक एसिड और उसका बेस आपस में रिएक्ट करे और फिर वाटर बनाए, आपका वाटर सॉरी वीक एसिड और बेस वाटर के साथ रिएक्ट करे और अल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करें। और ये रिएक्शंस जो हैं ये हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कैटालिसिस को इंक्रीज़ करवा सकती हैं। इट इज़ नोन एज आयनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो मेन डिकम्पोजिशन ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा होती है वो होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस की वजह से। क्योंकि हमारा जो शेल्फ़ लाइफ है वो 2 साल 3 साल प्रोडक्ट की होती है। सो एक सफिशेंट टाइम स्लो प्रोसेस जो है वो आपकी प्रोडक्ट को मिल जाता है। इसके अंदर स्लो प्रोसेस चलता रहता है और ये इरिवर्सिबल होता है। एक दफ़ा अगर ख़राब हो गया तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली डिग्रेड है, फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, फिर प्रोडक्ट को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है फिर तो वो किसी तरीके से आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सो हाइड्रोलिसिस को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो हाइड्रोलिसिस को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमने लास्ट टाइम फैक्टर्स पढ़े हैं इन फैक्टर्स को रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मॉइस्चर से हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हो रही है तो फिर मॉइस्चर को कम कर दें। मॉइस्चर को कम करने का तरीका मैंने बताया कि सिलिका जेल हम कोई एड्जॉर्बेंट जिस तरह के हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस साथ पैक कर देंगे ताकि मॉइस्चर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को ख़राब ना करे। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें या एड्जॉर्ब कर लें और फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रिवेंट हो सकती है। टेम्परेचर, यस टेम्परेचर आप जो है स्टोर इन अ कूल प्लेस, ड्राई प्लेस, इसी वजह से इस प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा जाता है स्टोर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिर सॉल्वेंट का तो तरीका ये कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ऐसा सॉल्वेंट जो है वो कम यूज़ करें। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या हैं? एक तो पीएच हो गया कि पीएच को जो है वो खुद चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस है तो उसके अंदर बेसिसिटी इंक्रीज़ कर दें। अगर बेसिक कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस है तो उसको आप थोड़ा एसिडिक क्रिएट कर सकते हैं इफेक्ट। अच्छा जी, जो फर्स्ट वन है वो है पीएच की एडजस्टमेंट। पीएच एडजस्ट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीएच की चेंज होने की वजह से रिएक्शन का रेट जो है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट ग्राफ जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये देखें, ये ए बी सी ग्राफ जो हैं आपके सामने शो हो रहे हैं और ये क्या बता रहा है? इट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग डिग्रेडेशन रेट। ये हम फिज़िकल पैरामीटर के अंदर भी पढ़ेंगे, फिज़िकल फैक्टर के अंदर, कि पीएच जो है वो किस तरीके से आपकी ड्रग की डिग्रेडेशन को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। सो ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आप हाइड्रोलिसिस को रिड्यूस कर सकते हैं, अगर एसिड कैटेलाइसिस है या बेसिक कैटेलाइसिस है तो आप पीएच को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो द यूजफुल मेथड फॉर रिड्यूसिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ड्रग इज़ टू एडजस्ट द पीएच टू द पॉइंट that corresponds to a minimum in the curve between log k, log of reaction velocity constant। log k क्या होता है? log k होता है कि आपकी रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, रिएक्शन की जो स्पीड है उसका एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं k। तो log k और pH के दरमियान एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ के अंदर जो मिनिमम लेवल होगा हमने उस जगह जो है अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करना है, अपनी प्रोडक्ट को उस जगह मेंटेन करना है जिस जगह ये ग्राफ मिनिमम लेवल पर आ जाए। अभी देखें इस ग्राफ में ये हाई पोर्शन है, ये लो पोर्शन है, ये हाई पोर्शन है और ये मिनिमम पोर्शन है, इसमें ये हाई पोर्शन है और एक ये मिनिमम पोर्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये भी देखें, ये प्लॉट है, ये ग्राफ है लॉग के का अगेंस्ट पीएच। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो ड्रग है वो जब ये ग्राफ हम प्लॉट करें तो इस ग्राफ के अंदर रिएक्शन, ये ग्राफ है क्या, रिएक्शन की वेलोसिटीज़ हैं, उसको पीएच के साथ जो है वो आपने कोरिलेट किया हुआ है और एक प्लॉट किया हुआ है। सो इसमें
हम ये कोशिश करेंगे कि इस जगह मिनिमम लेवल पे अगर रहे तो ड्रग जो है वो स्टेबल रहेगी। ऐसा क्यों है? वाई इट इज़ दैट इस जगह ड्रग स्टेबल क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे किसी भी एंड पर एसिड, यहाँ बेस कैटालाइसिस हो रही है, यहाँ एसिड कैटालाइसिस हो रही है। ये देखें इस जगह एसिडिक पीएच है, तो एसिडिक पीएच पे ये जो आपका वाई एक्सिस है ये शो कर रहा है लॉग के को। लॉग के क्या है? रिएक्शन वेलोसिटी। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा आपकी केमिकल रिएक्शन क्विकली अकर होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब आप इसको नीचे ले आएंगे तो केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। ठीक है, सो ये एसिडिक कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस इस जगह हो सकती है, इस जगह बेसिक कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस हो सकती है, और ये जो मिनिमम लेवल है, जो फ्लैट रीजन है, इस जगह हाइड्रोलिसिस जो है वो कम है बिकॉज यहाँ रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो कम है। इस जगह देखें इतनी कम है, इस जगह जो है वो इतनी कम हुई हुई है। सो यहाँ जो चीज़ मेंशन की हुई है इसका मतलब यही है कि आपने एडजस्ट करना है इस ग्राफ को किस तरीके से, इस तरीके से करना है कि मिनिमम लेवल पे मेंटेन रहे। ठीक है, पीएच को चेंज करने से दो तीन प्रॉपर्टीज़ और जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं ड्रग की, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। नंबर वन इज़ सॉल्युबिलिटी। पीएच जब चेंज करते हैं तो हमारी ड्रग जो है वो आयनाइज होती हैं या अनआयनाइज होती हैं। आयनाइज ड्रग आपको पता है कि हमारे वाटर के अंदर गैस जो एक्वस मीडिया उसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगी वो चीज़ फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब की भी चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी अगर इन्हांस होती है तो फिर एब्जॉर्प्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो फिर थेराप्यूटिक एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ होती है। लेकिन एक और मसला ये है कि अगर चीज़ आपकी वाटर के अंदर सॉल्युबल हो रही है, जब वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी तो फिर उसकी हाइड्रोलिसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है तो उसकी हाइड्रोलिसिस कम होगी, जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल है उसकी हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी। तो फिर पीएच जो है वो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसको कैलकुलेट करना, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड या आप कैलकुलेटेड मेथड के ज़रिए इसको एडजस्ट करते हैं कि पीएच को कितना आपने मेंटेन करना है कि ताकि हाइड्रोलिसिस भी कम हो, सॉल्युबिलिटी भी आपकी अच्छी अचीव हो, इतनी अचीव हो जाए कि थेरेप्यूटिक एक्टिविटी भी अच्छी अचीव हो जाए और आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग जो है वो भी अफेक्ट ना हो। ठीक है, सो एक तो एडजस्टमेंट ऑफ पीएच है। नेक्स्ट वन है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। अगर जैसे आपको बताया कि वाटर अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो हाइड्रोलिसिस को आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी ड्रग की। लेकिन ये बात एंड में लिखी हुई है कि द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू इन मोस्ट इंस्टेंसेस, अक्सर औकात की सही होती है, बट देर आर केसेस वेयर अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ड्रग इंस्टेबिलिटी। अब ये फिर हमारी ड्रग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिग्रेड हो रही हैं, तो फिर ये हमें पहले टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ड्रग जो है वो ज़्यादा डिग्रेड हो रही है एक्वस के अंदर और कौन सी जो है वो डिग्रेड हो रही है नॉन एक्वस के अंदर। एग्जाम्पल दी हुई है साइक्लामिक एसिड, इट डिग्रेड्स फास्टर इन अल्कोहलिक सॉल्यूशंस। वाटर के अंदर ये थोड़ा स्लो डिग्रेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो आप हाइड्रोलिसिस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनसॉल्युबल ड्रग फॉर्म बना दें किसी ड्रग की। इनसॉल्युबल ड्रग फॉर्म बना दें यानी कि आपने जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगी वाटर के अंदर तो उसके हाइड्रोलिसिस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सो आप इनसॉल्युबल उसका कोई सॉल्ट बना दें। इसी वजह से आप देखिएगा अटोरवास्टैटिन केमिकल ये है एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, इसकी आप सर्च करें कि कौन कौन सी ब्रांड पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। किसी भी ब्रांड का आप अगर लीफलेट अंदर से उठा के पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये एटोरवास्टैटिन खाली नहीं है, ये एटोरवास्टैटिन कैल्शियम है। इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म में जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है। ऐसा क्यों है, इनसॉल्युबल फॉर्म में क्यों प्रिपेयर किया है? ताकि उसकी जो डिग्रेडेशन है वो वाटर के साथ रिड्यूस हो सके।
सिमिलरली इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ प्रोकेन, ये बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हम पढ़ेंगे आगे कि ये बड़ी नोवेल एक ट्रेडिशनल जो है ओरिजिनल एक ये एंटीबायोटिक है। ये बेंजाइल पेनिसिलिन उसका एक ये डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव का जब आप प्रोकेन के साथ इसको रिएक्ट करवा के एक सॉल्ट बना देते हैं, प्रोकेन सॉल्ट, तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। जब इनसॉल्युबल हो जाता है तो उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो हमारे पास कुछ और इस तरह की एग्जांपल्स यहाँ नज़र आ रही हैं, जैसे कि बीटा साइक्लोपेंटाइल प्रोपायोनाइल सैलिसिलिक एसिड। आपको पता है सैलिसिलिक एसिड डिस्प्रिन कॉमनली यूज़ होती है एज, आपको पता है ये पेन किलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी कोगुलेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाइड्रोलिसिस के चांसेस हैं, तो उसके भी आप बना सकते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म, आप उसकी प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप उसकी सस्पेंशन बना लें। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्युबलाइज नहीं होते ना, हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि सॉल्युबलाइज जो होंगे उसके इर्द गिर्द वाटर के और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाते हैं और बॉन्ड बन जाता है। अब सस्पेंशन फॉर्म में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन फॉर्म में पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड हैं और वो मूव कर रहे हैं, डिस्पर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन नहीं बनाते सैलिसिलिक एसिड का, हम इसकी सस्पेंशन बना लेते हैं। तो सस्पेंशन जो है उसके अंदर हाइड्रोलिसिस कम होगी एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। होगी उसके अंदर क्योंकि वाटर उसके इर्द गिर्द मौजूद है पार्टिकल के, लेकिन सोल्यूशन से कम होगी। ठीक है, या रेट ऑफ द हाइड्रोलिसिस जो है वो उसके अंदर कम होगा। पीएच की एडजस्टमेंट से भी आप इसकी जो भी आपने सॉल्वेंट यूज़ करना है उसकी आप पीएच की एडजस्टमेंट से भी आप हाइड्रोलिसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं आपको पता है, जिसके अंदर बहुत पोलर और नॉन पोलर जो है वो ग्रुप्स होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी इन्हांसर के लिए भी यूज़ होते हैं, हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, टॉपिकल प्रोडक्ट्स, हमारी ओरल प्रोडक्ट्स, इनकी सॉलिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, इमल्शन प्रिपेयर करने के लिए, ये हमने लास्ट में बड़ा डिटेल से भी पढ़ा था। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोलिसिस से बच सकता है। द रेट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ इमल्सिफाइड सिस्टम ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड इज अफेक्टेड बाय द एबिलिटी ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट टू सॉल्युबलाइज द मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब्सटेंस है जो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन आप सरफेस एक्टिव एजेंट ऐसा ऐड करते हैं जिससे वो मिक्स हो जाता है, वो डिस्पर्स हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, या कुछ पार्शली सॉल्युबल हो जाता है। तो इससे क्या होगा, सरफेस एक्टिव एजेंट की वजह से कुछ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है सब्सटेंस की वाटर के अंदर, और सब्सटेंस के अंदर क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो उसकी वजह से हाइड्रोलिसिस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो सरफेस एक्टिव एजेंट आपने अगर यूज़ करना है तो फिर बड़ा इसको केयरफुली सिलेक्ट करना है। तो सरफेस एक्टिव एजेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है ये प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है ये बढ़ जाते हैं। एंड फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह के कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो नेम्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, एक है हिगुची और लैकमैन। ये बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप जो है आगे पढ़ेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर। हिगुची एक मॉडल है फार्माकोकिनेटिक मॉडल्स, और लैकमैन इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आप पढ़ेंगे। लैकमैन जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की जो मेन बुक है आपकी, वो लैकमैन की ही बुक कहलाती है। इन्होंने ये चीज़ प्रपोज की कि जब अगर हम कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, कोई ऐसे एजेंट्स ऐड कर दें अपनी ड्रग के साथ जो ड्रग के साथ कम्प्लेक्स बना दें, ठीक है, ड्रग के साथ चिलेट बना दे या ड्रग के साथ कोई कम्प्लेक्स बना दे मिलके, और ये कम्प्लेक्स जो है वो वाटर सॉल्युबल भी हो, तब भी हमारी रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन जो है प्रोडक्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी ड्रग जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है और सॉल्युबल होने के बाद वो डिग्रेड हो रही है, अगर हम उसका कम्प्लेक्स बना दें किसी ऐसे चिलेटिंग एजेंट या कम्प्लेक्सिंग मटेरियल के साथ, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वाटर जो है वो हमारी ड्रग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, अगर वो इफ़ेक्ट करेगा भी तो आपके वो कम्प्लेक्स या चिलेटिंग एजेंट को इफ़ेक्ट करेगा।
सो एज अ रिज़ल्ट हमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोजिशन से, हाइड्रोलिसिस से जो है वो बच जाएगी। इसी के लिए एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं कि हम कैफ़ीन को ऐड कर देते हैं जब भी हमारे पास बेंजोकेन, प्रोकेन, अमीथोकेन, हमारे एनेस्थेटिक्स हैं, कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ये नर्व ब्लॉक कॉज करवाते हैं सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए, पेन की सेंसेशन को। सो इनके इंजेक्शंस जब आपने प्रिपेयर करने होते हैं तो आप कैफ़ीन जो है वो ऐड कर देते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, प्रोकेन इंजेक्शन जो है उसके अंदर आपने कैफ़ीन ऐड कर देनी है, कितने परसेंट, 3.42% वेट बाय वॉल्यूम। सो अगर आप इतने परसेंट कैफ़ीन जो है वो आप ऐड कर दें अपने प्रोकेन इंजेक्शन के अंदर, तो प्रोकेन इंजेक्शन की स्टेबलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अंदर हाइड्रोलिसिस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ये कम्प्लेक्स बना देता है आपकी प्रोकेन के साथ, और प्रोकेन को डिग्रेडेशन से बचा लेता है। कम्प्लेक्स जो है वो वाटर के साथ जो है हो सकता है रिएक्ट करे, और कम्प्लेक्स जो है जैसे कैफ़ीन है, कैफ़ीन के अंदर हो सकता है कोई चेंजिंग आए, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको डिग्रेड होने से बचा देगा। सो असल में इसका थोड़ा सा और बताऊं तो इसके अंदर हमारी ड्रग्स के अंदर ना कुछ मेटेलिक पोर्शंस या कुछ आयनिक पोर्शंस होते हैं, और ये आयनिक पोर्शंस जो होते हैं ये वाटर के साथ, वाटर के हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो आपके कम्प्लेक्सिक एजेंट क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्सिक एजेंट जो है ये ड्रग के उन आयनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है ये बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना लेते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, वाटर जो है फिर वो आपके ड्रग को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से भी आप स्टेबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं। सो जो हमने आज के टॉपिक में इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ऑक्सीडेशन से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सो हमने जो जो पढ़ा है इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले हमने स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा, स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी जो है वो आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस को बरकरार रखने का एक प्रोसेस है। और स्टेबिलिटी को चेक कैसे करेंगे ये हमने आगे पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में दो इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं वो हमने डिस्कस किए कि शेल्फ़ लाइफ और एक्सपायरी डेट में क्या फ़र्क है। फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से जनरल फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं आपकी प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन को। फिर उन फैक्टर्स को हमने थोड़ा क्लासिफाई किया कि एक फ़िज़िकल है, एक केमिकल है, और एक माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने ब्रीफली आपको बताया कि हम आगे हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ कोई इसमें हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। फिर हमने केमिकल फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने हाइड्रोलिसिस को इन डेप्थ जो है वो पढ़ा है कि हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं जो कि केमिकल रिएक्शन कॉज करवाते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर हमारे पास सबसे नंबर 1 पे ड्रग्स के अंदर ईस्टर ग्रुप आता है। फिर एमाइड्स हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन्स के अंदर भी इस तरह डिग्रेडेशन होती है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। मॉइस्चर किस तरह इफेक्ट करता है, पीएच किस तरह इफेक्ट करता है, टेम्परेचर डायरेक्ट कोरिलेशन है, एंड टाइप ऑफ सॉल्वेंट। फिर इनको रिड्यूस करने के लिए यस हमने फिर डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ी हैं हाइड्रोलिसिस की। ये जनरल हाइड्रोलिसिस की कुछ टाइप्स हैं। फिर हम कुछ मेथड्स टू रिड्यूस हाइड्रोलिसिस के बारे में हमने फाइनली डिस्कस किया। तो आपने कमेंट के अंदर जो है लिख देना है जो ओवरव्यू मैंने आपको अभी टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक्स का एक एक लाइन, हर एक की एक एक लाइन जो है वो आप लिखें और अपना साथ आईडी लिख दें, ताकि मुझे आपकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर हो जाए। एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस हो तब भी आप वो कमेंट में पूछ लें या पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।